ठीक है, ज्यादा वॉइस हो तो बता देना। तो 61 से है, और आपने, मुझे लगता है आपको कहीं दिक्कत तो आई नहीं होगी, पेपर तो आसान है, हाँ इजी है ना। वैसे पढ़ लेते हैं तो सब चीजें आसान हो जाती है, नहीं पढ़ते हैं उससे पहले ABCD भी कठिन होती है, हाँ ठीक है। तो हुरला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? इसकी ठीक है, हुरला सम्मेलन के बारे में मैंने आपको एक दो चीजें और बताई थी। तो हमने बात की थी भाई हुरला सम्मेलन। अच्छा, हुरला सम्मेलन क्यों हुआ था, आखिर क्या था ये हुरला सम्मेलन, क्यों आयोजित हुआ था, क्यों बुलाया, क्या मतलब था? तो हमने ये पढ़ा था कि भाई आपने हुरला सम्मेलन से पहले कुछ घटनाएं ऐसी देखी, हमने ऐसी पढ़ी थी, जैसे एक तो बूंदी में क्या हुआ था, ये सवाई जयसिंह थे जयपुर वाले, अभी हम जयपुर का कछवा वंश पढ़ेंगे तब उसमें आएंगे। सवाई जयसिंह की एक बहन थी, और सवाई जयसिंह की जो बहन थी उनका विवाह हुआ था बूंदी के एक राजा थे उनके साथ, बुद्ध सिंह। और बूंदी के जो बुद्ध सिंह थे उनके संतानें नहीं थी। तो जो रानी थी, रानी कौन सी थी? कछवाई रानी, ठीक। कछवाई रानी जो थी सवाई जयसिंह की बहन थी, तो वहां संतान नहीं थी, तो एक दूसरे विवाह के लिए उन्होंने, जो बूंदी के राजा बुद्ध सिंह है, उन्होंने दूसरे विवाह के लिए प्रयास किया, भाई दूसरा विवाह करते हैं जिससे कहीं दूसरी नानी से हो सकता है संतान हो जाए। इस विवाह से फिर भी कोई संतान नहीं थी। आखिरकार उन्होंने दलेल सिंह नाम के एक व्यक्ति को, एक बच्चे को गोद लिया, और दलेल सिंह को गोद लेकर और उसको राजा बनाने के लिए, बूंदी का राजा बनाने के लिए, उत्तराधिकारी बनाने के लिए नियुक्त किया। इस बात पर जो बूंदी की जो रानी थी, रानी कौन थी? कछाबी रानी, उनमें और आपस में राज परिवार में विवाद हुए, और इस विवाद में सवाई जयसिंह भी अपनी बहन के विरुद्ध हो गया। कारण यह था कि सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दलेल सिंह जो गोद लिया हुआ राजकुमार था, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, और इस तरह से आखिरकार ये होता है कि बुआ और भतीजी, बुआ तो कौन है? सवाई जयसिंह की बहन, और भतीजी कौन है? बेटी। उन दोनों में विवाद हुए, आखिरकार ये बड़े संघर्ष का कारण बना। सवाई जयसिंह अपने पुत्री के पक्ष में बूंदी युद्ध करने जाता है, लेकिन सवाई जयसिंह की जो बहन है वो मराठों को सहायता के लिए बुला लेती। मैंने आपको बताया था मराठे कौन थे? ठेकेदारों के ठेकेदार। मराठे क्या ले रहे थे? ठेके। युद्ध लड़ने के क्या लेते थे? ठेके। जैसे मकान बनाने के ठेके लेते हैं, ऐसे मराठों ने युद्ध लड़ने के ठेके ले रखे थे। मराठे क्या करते थे? युद्ध के लिए पैसा लेते थे, और अगर किसी ने ज्यादा पैसे दिए तो उसके पक्ष में लड़ लेंगे, है ना। ऐसी स्थिति में हमने ये देखा कि मराठे जब लड़ने वहां आते हैं तो पूरे राजपूताना में एक मैसेज जाता है कि यार ये अब घरेलू मामलों में घुसने लग गए। भाई आपस में घरेलू मामला है ना कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा कौन नहीं बनेगा, यहां भी मराठे घुस रहे हैं। फिर हमने एक चीज देखी थी कि भीम सिंह जो थे, भीम सिंह के समय में हमने देखा था कि मराठों का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? अमीर खां पिंडारी, और उसके चक्कर में कृष्णा कुमारी को क्या देना पड़ गया था? जहर। तो ये ऐसी घटनाएं थी जो मराठों का आतंक राजस्थान में, राजपूताने में साबित करती है, प्रमाणित करती है। तो मराठों से इतने परेशान थे राजपूत राजाओं ने एक सम्मेलन बुलाने की सोची कि भाई एक सम्मेलन बुलाते हैं, मराठों के विरुद्ध एक संगठन बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? संगठन। और वो संगठन बनाने के लिए ही एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह। और जगत सिंह कहां के थे? सेकंड। कहां? मेवाड़। और ये भी आपने देखा कि भाई हुरला सम्मेलन इन्होंने बुलाया था 17 जुलाई को 1734। ये भी हमने पढ़ा था कि इसमें अलग अलग रियासतों से अलग अलग जो है राजा आए थे। जैसे हमने पढ़ा था जोधपुर से आए थे बख्त सिंह, अभय सिंह और बख्त सिंह दो थे। नागौर में तो जो थे बख्त सिंह थे, और जोधपुर प्रॉपर में जो थे वो अभय सिंह थे, दोनों भाई थे, ठीक है। इसके अलावा हमने कोटा के दुर्जन साल हडा के बारे में पढ़ा था।
है जयपुर से सवाई जयसिंह। तो इस तरह से कुछ राजाओं ने इसमें भाग लिया था और आखिरकार ये सम्मेलन जो है अपने उद्देश्यों में सफल हो गया था क्या? अरे बोलो, नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि होरला सम्मेलन बुलाया तो बड़े जोर शोर से था और ये बरसात के बाद ये तय हुआ था, भाई बरसात के बाद ऐसा करेंगे, अपन वहां पे मिलेंगे, सभी अपनी अपनी सेना लेके आ जाएंगे। यहां तक की बात हुई थी कि अगर कोई राजा बिजी है, व्यस्त है, नहीं आ सकता है, तो वो किसको भेजे? अपने बड़े बेटे को या अपने भाई को भेजे। आखिरकार ये सम्मेलन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है, पाती पर्वण की जो परंपरा थी, लास्ट बार सफल कब हुई थी वो? यानी पूरे राजपूताने को एक जगह इकट्ठा करना, सभी रियासतों के सेनाओं का एक संघ बनाना, ये कार्य महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध के समय किया, लेकिन होरला सम्मेलन सफल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल मेवाड़ संधि किसके शासनकाल में हुई? ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताओ, है ना, कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ महाराणा कौन थे? कौन थे? अमर सिंह, करण सिंह? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। पहला प्रश्न ध्यान से सुने, बातें नहीं, अरे आपस में बातें मत करो, इधर देख लो। पहला प्रश्न है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ महाराणा कौन थे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ महाराणा कौन थे? देखो मेरी बात सुनो, अगर प्रश्न ये है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ महाराणा कौन थे, तो कौन थे? अमर सिंह। क्लियर है? 5 फरवरी 1615 संधि हुई है। संधि की शर्तें भी आपको याद है? शर्तें क्या थी? कि भाई मेवाड़ का महाराणा राज दरबार में उपस्थित, कौन होगा उपस्थित? राजकुमार उपस्थित होगा। 1000 या 5000 दो जगह, दो अलग अलग बातें। सेना से महाराणा क्या करेगा? मेवाड़ के मुगलों के साथ विवाह संबंध नहीं हो। ठीक है, इस तरह की संधि की शर्तें थी। और ये भी हमने पढ़ा था कि ये संधि अमर सिंह के समय हुई है, यानी कि मुगलों की अधीनता तो स्वीकार करने वाला कौन है? अमर। लेकिन अकबर तो मर गया था ना, संधि तो 1615 में हुई है और अकबर की मृत्यु कब हो गई है? 1605 में। यानी कि अकबर की अधीनता अकबर जीते जी मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर। सही बात? चलो, तो ये मुगल मेवाड़ संधि किसके शासनकाल में हुई है? अमर। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? तो सब जानते हो आप, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। और दिवेर का युद्ध अमर सिंह के शौर्य के लिए जाना जाता है, कुंवर अमर सिंह के शौर्य के लिए जाना जाता है। ये भी अपन ने पढ़ा था। मुगल सेनापति का नाम क्या था? सैरिमा सुल्तान। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अपने कालक्रम के अनुसार युद्धों को व्यवस्थित करना है। तो 5 युद्ध दे रखे हैं। एक युद्ध खानवा का, एक बाड़ी का, बयाना का, गागरोन, यानी सारे युद्ध कौन से हैं? जो सांगा ने लड़े, महाराणा सांगा ने लड़े। और महाराणा सांगा के युद्धों का आप क्रम अच्छे से जानते हो। पहला युद्ध कौन सा लड़ा उन्होंने? 17 से मैंने बताया था खतरा, और खतरा से बन गया खातोली। खातोली, रोटी खा ली, खातोली, खातोली। तो ये टोंक के आसपास है वर्तमान में। और इसमें किसको हराया है? किसको हराया बताओ? इब्राहिम लोदी को। वेरी गुड। इब्राहिम लोदी कौन है? दुकानदार है क्या कोई? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी 1517 में रहे। फिर 18 में कौन सा युद्ध हुआ है? धौलपुर बाड़ी का युद्ध हुआ है। और इसमें भी किसको हराया है? सेम, ठीक है, धौलपुर बाड़ी। फिर 19 में आपने देखा था कौन सा युद्ध हुआ है? गागरोन। और इसमें अरे गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी।
गागरोन झालावाड़ के पास है, और झालावाड़ के नीचे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो मालवा का क्षेत्र। भाई झालावाड़ से मालवा शुरू हो जाता है ना, राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये दोनों जिले मालवा में आते हैं, मालवा में आते हैं ये दोनों। तो मालवा का जो सुल्तान था उसका नाम क्या था? महमूद खिलजी, और इसलिए महमूद खिलजी को कहां पे हराया गया? गागरोन के। ठीक है, फिर 19 के बाद बताओ कौन सा लड़ा था? 1527। कौन सी फरवरी थी? 16 फरवरी। किसको हराया? मेहंदी ख्वाजा। सेनापति किसका है? बाबर का। और फिर आप जानते हो 17 मार्च 1500, अब की बार क्या है? 17 मार्च। किसको हराया है? महाराणा सांगा को। किसने हराया है? बाबर ने, और इसमें बाबर जीता है। ठीक है, तो ये क्रम है, आप आराम से क्रम से जमा सकते हो। जमा दोगे? 17, 18, 19 और 27 में 2 है, 16 फरवरी और ठीक। इसके बाद अगला है चंपानेर की संधि कब हुई? तो आपको अच्छे से पता है 1456 में हुई थी। ये भी आपको पता है कि भाई किन किन के बीच में हुई थी। तो पहला महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात का सुल्तान, और दोनों में क्यों हुई थी? ये मिलके किसको हराना चाहते थे? सांगा को नहीं, सांगा 1456 में क्या करेंगे? कुंभा को। महाराणा, समय का ध्यान रखा करो, ये 1527 में है महाराणा सांगा, तो 1400 में क्या करेंगे वो? हैं, इतना 200 साल के थोड़ी लड़ रहे थे युद्ध यहाँ पे। 1527 में है सांगा खानवा में, 1456 में, 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, याद है ना? सारंगपुर का युद्ध किस किसने लड़ा था? महमूद खिलजी को हराया था महाराणा कुंभा ने, पढ़ा था हमने। और उस सारंगपुर के युद्ध के बाद में जब महमूद खिलजी हार गया तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, वो अपने रिश्तेदार गुजरात के सुल्तान के पास पहुंचा। गुजरात के सुल्तान के पास जाके रोया, उसने उसको चाय शरबत पिलाया, भाई बैठ अपन करते हैं कुछ, सोचते हैं। फिर उन्होंने मिलकर दोनों ने संधि की, और संधि करके दोनों चंपानेर की संधि की है इन्होंने, लेकिन महाराणा कुंभा ने इन दोनों को संयुक्त रूप से भी हराया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि 1453 में आवल बावल की संधि, तो ये आपने बहुत अच्छे से, किस किस के बीच हुई है? मैं यही कह रहा हूं 1453 में सांगा क्या करेगा? कुछ लोग बाकी सही बोल रहे हैं, कुछ एक दो को कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप ये ध्यान रखो, थोड़ा क्रम ध्यान रखो। ठीक है, मैं आपको फिर बताता हूं कि एक है महाराणा कुंभा, ठीक है, एक कालक्रम का आपके चक्कर पड़ रहा है, थोड़ा देख लो, और एक है महाराणा सांगा जिन्हें हम कहते हैं संग्राम सिंह प्रथम। ठीक, तो ये महाराणा कुंभा है और ये सांगा है। सांगा का जो राज तिलक हुआ था वो 1509 में हुआ था, ठीक है, और 1527 तक ये रहे थे। महाराणा कुंभा जो है इनको 1433 में राज तिलक मिला था मोकल की मृत्यु के बाद, और कब तक रहे थे? 68 तक, 1468 तक। तो इस तरह से थोड़ा कालक्रम ध्यान रखो, है ना। अब देखो 1433 से 68 के बीच में 1453 आ रहा है, 3 साल बाद 1437 में इन्होंने सारंगपुर का युद्ध लड़ा है, सारंगपुर का युद्ध लड़ा है। इसके बाद 1453 में आवल बावल की संधि की है, फिर 1456 में वो चंपानेर की संधि भी हुई है, 1440 से लेके 46 के बीच में 48 तक विजय स्तंभ का निर्माण हुआ है। भाई 37 में युद्ध लड़ा सारंगपुर का, और सारंगपुर का युद्ध जीता, उसी के उपलक्ष्य में तो विजय स्तंभ बनाया। तो ऐसे कालक्रम को थोड़ा दिमाग में सेट रखो, फिर गलती नहीं होगी। आप ये जो सन लिखाते हैं ना, आपको इसलिए नहीं लिखाते कि एग्जाम में पूछेंगे, एक्चुअली आपको इनके डायरेक्ट प्रश्न नहीं मिलेंगे एग्जाम में कि बताओ कौन से
महाराणा कब से कब तक थे, कोई नहीं पूछेगा। फिर क्यों लिखाते हैं, मैंने ये भी कहा है आपको क्लास में कि आप याद भी मत करना, लेकिन ध्यान में ये रखो कि कौन सा राजा कब कब था। आपको एग्जैक्ट 1433 याद नहीं है, कोई बात। अब ये 1430 के आसपास से लेके और 70 तक कौन था, महाराणा कुंभा थे। और इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा भाई ये 37 में संधि हो रही है, ये 53 में आवल बावल की हो रही है, ये 56 में चंपानेर की हो रही है, या फिर सारंगपुर का युद्ध हो रहा है, ये कब हुआ है, किसके संदर्भ में है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। आप कंपटीशन में जितनी भी परीक्षाएं देते हैं ना, आरएस मेंस को छोड़ दो, बाकी सारी परीक्षाएं क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आते हैं। और ऑप्शन में आपको क्या होता है, आपके सामने आंसर होता है, आपको तो पहचानना है केवल, यानी कि आपको आंसर याद नहीं करना, आपको पहचानना है। याद करने में और पहचानने में बहुत बड़ा अंतर है। जो ऐसी सब्जेक्टिव एग्जाम होती हैं, जिन मुख्य परीक्षा में जब लिखना होता है आरएस अभ्यर्थियों को, तो वो लिखते हैं तो वो उनको लिखना होता है जो उनको याद करके जाते हैं, वो लिखना होता है। आपको याद करके नहीं जाना, आपको देख कर जाना है, जिससे कि वहां पहचान लो। तो बहुत अंतर है। अभी मैं आपसे पूछूं कि भाई महाराणा कुंभा ने कौन कौन से पुस्तकें थी वो बताओ, तो शायद आप में से सभी नहीं बता पाएंगे, कुछ बता देंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं कहूं कि इनमें से बताओ कौन सी महाराणा कुंभा की पुस्तक है, तो फिर आप सब बता दोगे नहीं बता दोगे। भाई मैं कहूं कि संगीत राज किसकी पुस्तक है, तो आप आराम से बता दोगे। 3 पुस्तकें और लिखूंगा ऑप्शन में, एक संगीत राज दे दूंगा, है ना, रसिक प्रिय दे दूंगा, ठीक है, सूद प्रबंध दे दूंगा, सुधा प्रबंध दे दूंगा, सूद प्रबंध दे दूंगा, तो आप पहचान लोगे। मैं लिख दूंगा भाई वास्तु मंडन किसकी पुस्तक है, तो आप सब पहचान जाओगे। मैं लिखूंगा वास्तु मंजरी किसने लिखी थी, नाथा ने, ठीक है। तो मैं अगर मैं ये करूं, एक प्रश्न देखिए, अभी देखो एक प्रश्न है, जैसे रुको भाई रुको। बताओ, देखिए आंसर डी है। सब डी लगा रहे हैं क्या, कोई है क्या बी सी ए, एनीबडी, नोबडी। तो अब आप पहचान गए ना आराम से। और अगर मैं पूछता कि बताओ गोविंद की पुस्तकों के नाम, तो द्वार दीपिका आ जाती है दिमाग में, सबके आ जाती क्या, नहीं आती, सबके दिमाग में आ जाती क्या, नहीं आती। मैं यही कहना चाह रहा हूं, आपको एग्जाम कौन सी देनी है, ऑब्जेक्टिव। जब मेंस देंगे, सब्जेक्टिव देंगे, तब अलग कोचिंग होगी, वो इंस्टीट्यूट भी अलग तरह से पढ़ाते हैं मेंस के लिए जो पढ़ाते हैं, और वो कोचिंग भी अलग तरह की होती है। फिलहाल आपको एग्जाम्स कौन सी देनी है, ऑब्जेक्टिव। तो आपको उस तरह से ही तैयारी करनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको रटना नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है। आपको चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं हो कि भाई महाराणा कुंभा का राज तिलक 1433 में हुआ, मत हो पता, लेकिन ये पता होना चाहिए कि 1430 के आसपास है, चाहे 32 हो, चाहे 33 हो, चाहे 31 हो, ठीक है, आसान है। अगला प्रश्न देखें, तो ये पता ही है आपको, आवल बाबल, आवल एक झाड़ी होती थी और बाबल बबूल को कहते हैं। आवल थोड़ी हरी भरी झाड़ी थी, तो हरी भरी झाड़ियां जहां तक हैं वो क्षेत्र तो किसका हो जाएगा, मेवाड़ का। और बबूल जहां से शुरू हो जाते हैं वो किसका हो जाएगा, मारवाड़ का। तो बहुत ही आसानी से अपन पहचान सकते हैं आवल बाबल की संधि। और किसके बीच हुई है, महाराणा कुंभा और राव जोधा, ठीक है। असत्य कथन छांटिए, रावल बप्पा ने मेवाड़ की राजधानी नागदा बनाई,
बप्पा रावल ने राजधानी बनाई थी क्या नागदा? बिल्कुल बनाई थी। अल्लट ने मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया, सही है, बिल्कुल। भूतला के युद्ध में नागदा जो है तहस नहस हो गया था और इसलिए अल्लट ने कौन सी बनाई? आहड़। तेज सिंह ने मेवाड़ की तीसरी राजधानी चित्तौड़ को बनाया, बिल्कुल। जैत्र सिंह ने बनाया, जैत्र सिंह ने बनाया, तेज सिंह है इसमें। और सन 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया और अपनी राजधानी बनाई, सही है। 1559 में किसका जन्म हुआ था? जोर से बोला करो ना, नहीं आता है ना, वेरी गुड। अमर सिंह का जन्म हुआ था और अपने पोते के जन्म के उपलक्ष्य में ही उदय सिंह ने कौन सा शहर बसाया था? उदयपुर। उदय सागर झील भी बनाई थी। तो ये ठीक है, ओके। भूतला के युद्ध में इल्तुतमिश को किसने हराया? जीतने वाला जैत्र सिंह, जीतने वाला जैत्र सिंह, ठीक है। मेवाड़ का प्रथम ग्रंथ शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसको प्रथम ग्रंथ की जगह याद रखो प्रथम चित्रित ग्रंथ। क्या याद रखेंगे? प्रथम चित्रित ग्रंथ। क्या नाम है बोलो? अरे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, तुम अभी से सीख गए हो, मैं तो 10 साल में सीखा था इसको, मुझे इसका नाम 10 साल में याद हुआ है। 10 साल तक तैयारी कर रहे थे ना, तब जाके याद हुआ है कि भी ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। ओके, किसने लिखा था? कमलचंद्र। फिर दूसरा कौन सा है? सुपासनाचर्यम। वाह भाई, ये जो ये क्षेत्र है ना, ये बहुत हरा भरा क्षेत्र है, इसमें लोग होशियार हैं। वो डाणी वाले पीछे तुम भी देख लिया करो, थोड़ा पीछे की डाणी वालों तुम भी थोड़ा ध्यान दिया करो, हैं। और ये लक्षद्वीप, चलो। हमीर मद मर्दन, बताओ किसकी पुस्तक है हमीर मद मर्दन? ये आपने पढ़ी, इसमें हमीर कौन है? हमीर मद मर्दन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो इल्तुतमिश को हराया था ना इसने, जैत्र सिंह ने, भूतला के युद्ध में। अरे भाई, भूतला का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? अरे 1500 कौन बोल रहा है? 1227 या फिर कहीं कहीं मिलता है 1226, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 1226 और 27 में जो युद्ध हुआ था, भूतला का युद्ध, कौन सा था? और इस भूतला के युद्ध में कौन जीता है? जैत्र सिंह जीते हैं मेवाड़ के। और जैत्र सिंह ने हराया किसको है? इल्तुतमिश को। और फिर इस विजय पर जय सिंह सूरी नाम के एक जैन विद्वान, सूरी जितने भी होते हैं ना, सूरी, ये सूरियों का मतलब होता है जैन विद्वान है, सूरी जैन लगाते हैं, ठीक है। नैन चंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी ने क्या लिखा था? गौरा बादल पद्मिनी चौपाई, हेमरत्न सूरी, ठीक है। एक अपने नैन चंद्र सूरी, उन्होंने हमीर महाकाव्य लिखा है, ठीक है, वो आगे देखेंगे अपन। अभी फिलहाल याद क्या रखना है कि जैत्र सिंह ने जो जीता था उस पर जय सिंह सूरी ने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम क्या है? इसमें इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? इल्तुतमिश को इसमें हमीर कहा है, ठीक है। हमीर का मतलब होता है जो व्यक्ति हम में रहे, हम यानी मैं, यानी जो खुद को बहुत श्रेष्ठ मानता हो, यानी घमंडी व्यक्ति को हमीर कहते हैं, ठीक है। अब घमंड में और स्वाभिमान जो होता है ना, उसमें एक बहुत बारीक सी लाइन होती है, पतली सी। तो अपने जो रणथंभौर के हमीर हैं या मेवाड़ के राणा हमीर हैं, उनको भी हमीर, उनका भी नाम है, लेकिन वहां उनका अर्थ क्या हो जाता है? स्वाभिमान। तो स्वाभिमान और घमंड में थोड़ा सा ही अंतर होता है। नकारात्मक अर्थ में क्या हो जाता है? घमंड, सकारात्मक अर्थ में स्वाभिमान। तो इस तरह से आपने देखा जो हमीर था, मद यानी क्या होता है? मद का मतलब क्या होता है बताओ? मद का मतलब होता है घमंड, मद, ठीक है। और उसको चूर करना, मर्दन यानी तोड़ देना। तो हमीर यानी इल्तुतमिश का घमंड किसने तोड़ दिया? जैत्र सिंह। तो इसलिए इल्तुतमिश को इसमें क्या कहा गया? हमीर। समझ गए? आगे देखिए,
तो अमीर मदमर्दन, अच्छा इसमें ऑप्शन ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। किसके काल में हुई है, तो कब हुई है, ठीक है। फिर आता है गिगोली का युद्ध कब लड़ा गया, वेरी गुड। किस किसने लड़ा था गिगोली पर्वतसर का युद्ध, तो आपको अच्छी तरह पता है कि गिगोली पर्वतसर का युद्ध हुआ था कृष्णा कुमारी विवाद के कारण। विवाद का नाम क्या है, कृष्णा कुमारी विवाद हुआ कैसे था कि कृष्णा कुमारी के पिता का नाम क्या है, महाराणा, क्या है, महाराणा भीम सिंह, और महाराणा भीम सिंह की ये पुत्री है। इन्होंने जोधपुर के भीम सिंह, महाराजा भीम सिंह से क्या कर दिया, संबंध। भीम सिंह की मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु के बाद कौन बनते हैं, छोटा भाई मान सिंह। और इधर उन्होंने भीम सिंह की मृत्यु होने के बाद ये कृष्णा कुमारी का संबंध भेज दिया जयपुर। जयपुर कौन थे, सवाई जगत सिंह। जगत सिंह के पास भेज दिया तो ये मान सिंह ने क्रोधित होके और फिर उदयपुर की तरफ क्या करना शुरू कर दिया, आक्रमण करने के लिए कूच करना, ठीक है। और इधर से जब इनको पता चला जयपुर वालों को, तो फिर दोनों बारातें सज गई और बारात के साथ गई है सेना, और फिर युद्ध होता है गिगोली पर्वतसर का युद्ध 1809 में होता है। 10 में कृष्णा कुमारी की हत्या कर देते हैं, एक तरह से उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं, जहर पिला देते हैं उसको। और इसमें मुख्य जो सरगना था, मुख्य दोषी था, दबाव डालने वाला व्यक्ति, आतंकवादी कौन था, अमीर खां पिंडारी, ठीक है, ठेकेदारों का ठेकेदार। चलो ये भी आपको याद है। गोरा बादल किसके सेनापति थे, तो गोरा बादल को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। गोरा सिंह के बारे में कहते हैं कि इतनी वीरता से युद्ध किया था कि गोरा की सिर कट गया था और उसके बाद धड़ जो है पैरों तक लड़ता रहा, पैरों तक, यानी लंबे टाइम तक, घंटों तक, ठीक है। तो ये बहुत वीर सेनापति थे किसके, रावल रतन सिंह जी के। अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध इन्होंने युद्ध। फिर मेवाड़ की सिसोदा शाखा के प्रथम शासक सब जानते हैं। अच्छा, राणा हमीर को क्या उपाधि प्राप्त है, राणा हमीर को 2 उपाधियां प्राप्त है। एक तो राणा हमीर को कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक, क्या कहते हैं, और एक कहते हैं विषम घाटी पंचानन। बताओ क्या मतलब होता है विषम घाटी पंचानन का, हाँ कौन बताए, विपरीत परिस्थितियों में सिंह के समान। सिंह यानी शेर होता है ना, पंचानन कहते हैं शेर को। और शेर जो होता है ना, वो आप देखना जितना उसको कठिन परिस्थितियां मिलेंगी कभी भी वो हिम्मत नहीं हारेगा, अंत तक प्रयास करेगा। किसी और जानवर को आप कुएं में पटक दो, वो थोड़ी देर उछल के और फिर बाद में मरने का इंतजार करेगा। शेर को आप कुएं में पटक दो, वो डूब के नहीं मरेगा। वो कैसे मरेगा, अगर वो नहीं निकला तो वो प्रयास करते हुए मरेगा, लेकिन डूब के नहीं मरेगा, तैरते हुए ही मरेगा वो। समझ में आ रही बात। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों में बाजी मार जाते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हो। तो हमीर ने जो है, परिस्थितियां कितनी खराब थी, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर अपने पुत्र को दे दिया था और नाम रख दिया था खिजरा। और उस खिजराबाद को दोबारा से चित्तौड़ बनाने वाला अगर कोई है तो वो कौन है, राणा। यानी विषम परिस्थितियों में, जब राज्य अपना नहीं है भाई, जब आपके पिताजी राजा हो तब तो आपकी परिस्थितियां ठीक है, उनके बाद आप बन जाओगे। लेकिन यहां तो राजा कौन है, दूसरे लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, आक्रमणकारी लोग हैं, वो राजा बन के बैठे हैं। और उनसे फिर लड़कर राज्य को छीनना, फिर से अपनी वंश परंपरा में दोबारा से उस चित्तौड़ को पुनर्स्थापित करना, उस साम्राज्य को दोबारा से स्थापित करना अपनी वंश परंपरा में, ये मामूली बात है जो भी विपरीत परिस्थितियों। इसलिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति में अगर कोई पूछे कहाँ का है, वैसे आपके ज्यादा मतलब का नहीं है, पर फिर भी अगर कोई कहे तो कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है, उस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में
हमीर को, महाराणा हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचम। ठीक है। अच्छा, फिर आता है मेवाड़ की शिष्यता हो गया। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? राणा हमीर हो गया। मेवाड़ का भीष्म किसे कहते हैं? कुंवर चूंडा। बहुत मामूली प्रश्न है, सब जानते हैं। ठीक है। अच्छा, कुंवर चूंडा को आप पता ही है, कुंवर चूंडा चूंडावत, उनके वंशजों को चूंडावत कहते हैं। अच्छा, एक कहानी, मेवाड़ पूरा हो गया, एक कहानी नहीं सुनाई मैंने आपको, तो सुनाता हूं। देखो भाई, क्या होता है कि महाराणा अमर सिंह के टाइम की बात है, मुगलों से लड़ाई चल रही थी। संधिया तो बाद में हुई है, 1615 में हुई है, उससे पहले क्या चल रही थी? लड़ाई चल रही थी। टाइम तो है ना। तो लड़ाई चल रही थी। उस टाइम पे क्या होता है कि लड़ाइयों में सबसे आगे कौन रहते थे? हराबल। हराबल ये बैठा है। तो हराबल में कौन रहते थे? अरे हराबल में रहने का अधिकार किसको प्राप्त था? चूंडावतों को था ना। यानी हराबल में हमेशा कौन रहेंगे? चूंडावत। अब इस बात से, अब देखो, महाराणा प्रताप के एक भाई थे, क्या नाम था उनका? शक्ति सिंह। तो ये बात है हराबल की, और हराबल का अधिकार किसको था? हराबल का अधिकार किसको था? चूंडावत। और महाराणा प्रताप के भाई का क्या नाम है? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह जो है एक बहुत गुस्सैल, क्रोधी, उग्र स्वभाव के थे। कहते हैं बचपन में अपने पिता से छोटी सी बात पे चिढ़कर, नाराज होकर, और ये अपना मेवाड़ का राज्य छोड़कर चले गए और अकबर के राज्य में जाके रहने लग गए। वहां पे कोई दरबार में नौकरी कर ली, वहीं पे गुजारा करते थे, वहीं बैठ जाते थे। हल्दी घाटी के युद्ध के समय आपको पता है, जब महाराणा प्रताप घायल चेतक पर सवार होकर और युद्ध भूमि से दूर जा रहे थे और पीछे मुगल सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, उस टाइम पे महाराणा प्रताप को एक लाइन सुनने को मिलती है। क्या सुनने को मिलती है? ओ नीला घोड़ा रा असवार। और ये शब्द किसने कहे थे? शक्ति जी। और उस समय दोनों भाइयों का मेल मिलाप होता है। वो पुनः एक दूसरे के साथ, शक्ति सिंह जो पीछा कर रहे हैं मुगल सैनिक, उनको भी मार देते हैं और अपना घोड़ा किसको देते हैं? महाराणा प्रताप। चेतक बलिदान हो गया था, है ना। चेतक की समाधि हमने बताई थी, बलीचा। बलीचा याद रखना, पूछा जाता है कई बार। तो ऐसी स्थिति में शक्ति सिंह फिर से मेवाड़ में मिल गए। शक्ति सिंह के बाद शक्ति सिंह के जो पुत्र हुए, उनके पौत्र हुए, यानी उनके वंशजों को कहा गया शक्तावत। क्या? सभी बोलो, क्या कहा गया? और हरावल में लड़ने का अधिकार किनको पास है? चूंडावत। अब आप कल्पना कीजिए, आज के दौर में यदि किसी को लड़ाई में, किसी पुलिस वाले को, सिपाही को आगे लड़ाई में भेजा जाए, तो एक बार तो वही सोचता है कि सर मैं ही मिलाऊं क्या आपको, है कि मेरे भी परिवार है, माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, मुझे ही मरवाओगे सबसे पहले? एक बार तो, भले ही वो बहुत सारे बहादुर होते हैं, लेकिन कुछ तो सोचते ही होंगे। लेकिन उस युग को, उस काल की, उस कालखंड की आप कल्पना कीजिए कि उस समय झगड़ा ये नहीं था कि पीछे कौन रहे, आगे क्यों भेजो। झगड़ा ये था कि पहले कौन मरेगा, आगे कौन रहेगा, हरावल में कौन लड़ेगा, सबसे पहले कौन लड़ेगा, ये झगड़ा था। तो चूंडावत जो है आगे लड़ते थे, मुगलों से लड़ाइयां हो ही रही थी बार बार। अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह के समय की बात है। आखिरकार क्या होता है कि एक बार ये जो चूंडावत है ना, इनसे चिढ़कर शक्तावतों ने एक मीटिंग की। शक्तावतों के नेता का नाम था बालू सिंह। क्या नाम था? बालू सिंह। और बालू सिंह ने अपने सारे वो शक्तावत इकट्ठे हुए, उनका ग्रुप था शक्तावतों का। उन्होंने कहा यार ये देखो, सदियों से, पीढ़ियों से ये चूंडावत हमेशा आगे लड़ते हैं। मातृभूमि के लिए बलिदान होने का मौका सबसे पहले किनको मिलता है? चूंडावतों को। यार हम में क्या कमी है, हमारी तलवारों में क्या धार नहीं है, या हम में स्वदेश से प्यार नहीं है, क्या हम में लड़ने का हौसला नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है? हम में क्या कमी है जो हमको नहीं मिलता है हरावल? हमेशा हरावल में यही बैठे रहते हैं। ये बात जब बालू सिंह ने सुनी, बालू सिंह ने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है, मैं आज ही शाम को महाराणा जी से जाके मिलता हूं कि भाई आखिर हमारे दिक्कत क्या है इसे।
तो सीधे बालू सिंह जी शाम को ही महाराणा जी का दरवाजा जाके घंटी बजा दी। बाहर आए कि भाई क्या बात है बताओ, कि महाराणा जी को उठाओ अभी। अरे कि अभी अभी सोए, नींद की गोली और लिए, तुम लोगों ने इतनी टेंशन दे रखी है उनको, अभी नींद की गोली लेके ही सोए। अरे कि नहीं उठाओ, मुझे जरूरी बात है। महाराणा जी को उठाया। महाराणा जी ने हम बालू सिंह को देखा, भाई बालू सिंह जी आप इतनी रात में, चलो बताओ बैठो। तो महाराणा जी, बालू सिंह जी ने कहा कि ये बताइए, आप हमको नहीं बताओ तो आप महाराणा जी की आखिर हम में क्या कमी रह गई। तो महाराणा जी ने कहा नहीं कोई कमी नहीं है, आप बढ़िया लंबे चौड़े अष्टपुष्ट व्यक्ति हो, हैं समझदार हो, कोई कमी नहीं है आप में। कि नहीं नहीं कमी है, तभी तो हम अरावल में नहीं लड़ रहे हैं, वो चुंडाबत्तों को आप अरावल में लड़वाते हो हमेशा। महाराणा अमर सिंह की सारी नींद की गोली की नींद उड़ गई। उनको पता चल गया कि आज कलेश हो गए बिना काम के, झगड़े होंगे, आपस में ही लड़ेंगे लोग। महाराणा जी ने कहा देखो ऐसा है बालू सिंह जी कि ये व्यवस्था मैंने नहीं की, ये आपको पता है हमारे महाराणा लाखा थे, दादाजी के दादाजी के दादाजी, और लाखा के टाइम पे वो लाखा जी ने बुढ़ापे में ब्याह किया था एक हंसाबाई से, वो हमारी दादी थी। तो उस टाइम पे वो बुढ़ापे में ब्याह में कुंवर चुंडा ने जो किया था भीष्म वाला काम, उसमें वो उनको आशीर्वाद मिल गया था भाई आप अरावल में हमेशा रहोगे, और राज तिलक का तो वो तब से चला आ रहा है। इस बालू सिंह ने कहा साहब चला आ रहा होगा, अब बहुत बहुत हो गया है, अब हम अरावल में लड़ेंगे, अब हमको भी अरावल का क्या चाहिए, मौका चाहिए। महाराणा जी सोच में पड़ गए। महाराणा जी ने कहा ठीक है चलो करेंगे विचार इस पे, अभी तो आप जाओ आराम करो, कल सत्तावतों को, इनको चुंडावतों को भी बुलवाते हैं और उनसे जाके पूछते है ना। तो चुंडावतों को भी बुलवाते हैं, बात करते हैं। अगली सुबह महाराणा जी ने चुंडावतों को भेजा बुला के, और चुंडावतों को बुलाने भेजते महाराणा इससे पहले ही चुंडावतों को पता नहीं कैसे पता चल गया कि शक्तावत इस बात के लिए महाराणा से मिले हैं कि हराबल में अब हम लड़ेंगे। चुंडावतों को पता चल गया। जब चुंडावतों को ये पता चला तो चुंडावत गुस्से में लाल हो गए। गुस्से में लाल तो आम आदमी हो जाता है, वो तो नीले हो गए। ज्यादा जब गुस्सा आ जाता है तो लाल की जगह क्या हो जाते हैं, नीले, फिर और ज्यादा हो जाए तो हरे हो जाते हैं, ठीक है। अरे ऐसा होता है भाई, आपने साइंस पढ़ी होगी ना, नीली जो ऊष्मा होती है, लौ जो नीली लौ होती है ना, अग्नि की नीली, उसमें ज्यादा ऊष्मा होती है लाल की तुलना में। लाल से वो क्या हो जाती है, नीली, तो ज्यादा ऊष्मा होती है। आप प्रकाश की किरणों में भी देखते हो ना, बैंगनी रंग में सबसे ज्यादा तीव्रता होती है। पढ़ेगी कौन कौन फिजिक्स वाले, हाथ खड़े करो, मुझे पता है। हाँ बताओ, बेबी ग्योर वाला, बेबी ग्योर में पढ़े हो ना, एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, बैंगनी रंग की। बैनी यहाँ पिनाला इस तरह होता है ना, अब मुझे ज्यादा आता नहीं। तो अब सुनो भाई, तो चुंडावत गुस्से में ढीले हो गए। चुंडावतों ने जाके सीधा महाराणा जी से बात की कि महाराणा जी आप बुलाते नहीं बुलाते, हम तो खुद ही आ रहे थे, पहले ये बताओ शक्तावत यहाँ आए क्यों। अरे की बात तो सुनो। अरे बात क्या सुननी है, आप ये बताओ, आपका क्या विश्वास उठ गया हमारी तलवारों से, जो हम अरावल में से हटके वो शक्तावत अरावल में लड़ेंगे। हमारे जीते जी महाराणा जी ऐसा नहीं होगा, अगर आप ऐसा करते हो तो हम यहीं पे अपनी जान दे देंगे, अभी गर्दन काट के रखते हैं आपके सामने। अब महाराणा जी का दिमाग खराब कि दोनों मरने पे आ रहे हैं, उधर शक्तावत नहीं समझ रहे, इधर चुंडावत। दोनों में आप भावनाओं को देखो, आप उस दौर की, उस युग की है, उस कालखंड की आप भावनाओं को इमेजिन करो कि क्या रहा होगा कि एक व्यक्ति मरने के लिए आपस में, पहले कौन मरेगा इस बात पे झगड़े हो रहे हैं। आखिरकार महाराणा जी को एक उपाय सूझा। महाराणा जी ने कहा कि ऐसा करो, एक किला है, किले का क्या नाम है, कौन सा नाम है, ऊंटाला का किला। और ऊंटाला के किले पे मुगलों का अधिकार है। ऊंटाला किले पे किसका अधिकार है अपना किला, मेवाड़ वालों का है, लेकिन अधिकार किसका है, मुगलों। आप में से दोनों आप जाओ, शक्तावत भी जाओ और चुंडावत भी जाओ, कोई हरावल नहीं, दोनों दोनों तरफ से हरावल हो। एक इधर से जाओ और एक, यानी एक पश्चिमी द्वार से और एक पूर्व की तरफ से, और जो पहले गढ़ में, किले में घुस जाएगा, आगे से हमेशा हरावल में वो ही लड़ेगा। ये लोग साहब, अब दोनों जो है, ठीक है भाई, मौका था चुंडावतों को देता कि अपनी गद्दी बचानी है,
अरावल की गद्दी किसके पास है? अरे बोलो, चूड़ावतों के पास। उनको तो अपनी गद्दी बचानी है। और शक्तावतों को खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सारा जहान। हाँ भाई, जो पाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? अरावल। अरावल मिल जाएगा और खोने के लिए कुछ है ही नहीं। हार गए तो कोई बात नहीं, जहां थे वहां रह लेंगे। अब दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां की हैं, बढ़िया अपनी तलवारें निकाली, उनमें धार दी, अपने फोन वोन चार्ज कर लिए, भाई सुबह युद्ध करेंगे। फोन चार्ज किए थे और बढ़िया तैयारी करके इधर बालू सिंह और इधर चूंडाबत्तों का नेता देखो कौन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, नाम स्लिप हो रहा है, पर जो भी था, चूंडाबत्तों का चूंडा सिंह मान लेते हैं, ठीक है। तो चूंडाबत सरदार और इधर बालू सिंह, दोनों के दोनों अपने अपने सिपाहियों को, सैनिकों को लेकर और लड़ने निकल पड़े। कहते हैं कि निकली मेवाड़ के स्वदेश प्रेमियों की टोली, आज खेलने खून की होली। दोनों तरफ से निकले। अब इधर जो पूर्वी द्वार था, उस तरफ पहले बालू सिंह गया। उस पूर्वी द्वार पे एक बहुत बड़ा दुर्ग का दरवाजा था। अब दरवाजा टूटे तो वो लोग अंदर जाएं, लेकिन दरवाजा टूट नहीं रहा। हाथी बुलवाया, हाथी को दरवाजे पे भिड़वाया, लेकिन हाथी भिड़ जाता, पर दरवाजे पे इतनी इतनी बड़ी क्या थी? कीले। पहले क्या होता था, दुर्ग का जो दरवाजा होता था ना, ऐसे दरवाजे होते थे। देखो, चित्रकला मुझे नहीं आती, फिर भी देख लो तो मैं ना, ऐसे ऐसे कुछ, ये मान लो ये दरवाजा, और इसमें ये ऐसे डिजाइन है, लग रहा है क्या दरवाजे जैसा? और फिर इसमें ऐसी ऐसी क्या होती थी? कीले। कीले लग रही है कि ये लो लाल से बनाते हैं, ऐसे कीले होती थी आगे की तरफ, जिससे कि हाथी जब तोड़ने आए दरवाजे को तो कीले उसके चुभेंगी, तो फिर हाथी जो है तोड़ता नहीं था। अब विकट समस्या हो गई। अब बालू सिंह कह रहा है कि महावत से, महावत होता है हाथी चलाने वाला, उससे कि भाई इसको दौड़ा, इसको टकरा इससे, नहीं तो चूंडावत घुस जाएंगे अंदर। पर वो हाथी जो है आगे बढ़ने का नाम। फिर बालू सिंह ने एकदम से सोचा कि यार ऐसे पार नहीं पड़ेगी। वो भागा। आप सोचना वो क्या करता है, वो भागा और भाग के उसने दरवाजे पे आके यूं लगा दिया खुद को। लंबा चौड़ा आदमी था, दरवाजे पे लगा दिया खुद को और महावत से बोला कि मेरे ऊपर टकराओ हाथी को। कीलें चुभेंगी, किसके चुभेंगी? महावत ने कहा, स्वामी आप ये क्या करवा रहे हो? जिसका मैंने इतने समय से अन्न खाया है, जल पिया है, आपने मुझे पाला है, मेरे परिवार को पाला है, मैं आपको ही मार दूं, आपके ऊपर हाथी चला दूं? ऐसे तो आप। बालू सिंह ने कहा कि सोचने का टाइम नहीं है, बिल्कुल सोचने में समय मत गवाओ और मातृभूमि का आगे बढ़कर कर्ज चुकाओ। रोते हुए आंखों से आंसू टपकते हुए इस महावत ने अपने हाथी को आगे बढ़ाया और एक ही सेकंड में पूरा का पूरा बालू सिंह का सीना जो है वो कीलों से क्या हो गया? छलनी। लेकिन वो दरवाजा टूट। अब इधर तो बालू सिंह का हाल था, इधर देखो आप दूसरे चूंडावत सरदार क्या कर रहे हैं। चूंडावत सरदार पश्चिमी तरफ से पहुंचे, वहां दरवाजा नहीं था, वहां पे क्या था? दीवार थी। दीवार पे चूंडावत जी चढ़ गए। चूंडावत जी दीवार पे चढ़ गए, दीवार पे चढ़ गए, लेकिन जैसे ही दीवार पे चढ़े वैसे ही उनके एक तीर। अब भाई अंदर वाले जो दुर्ग में अंदर मुगल सैनिक बैठे हैं, वो कोई ऐसे तो बैठे नहीं है कि भाई आ जाओ हमको मार दो, वो भी हथियार लेके बैठे हैं, वो रक्षा करेंगे उसकी। तो ऐसे चूंडावत जी के एक तीर आकर लगा और चूंडावत जी वापस। अब चूंडावत जी उधर चूंडावत जी को पता चला कि वो बालू सिंह ने दरवाजा तोड़ने का पूरा काम कर लिया है और खुद को मार के दरवाजा तोड़ दिया है। अब उनको लगा कि ये तो बरसों से पुरखों ने, पुरखे मतलब चूंडावतों के वंशज, उन्होंने जो वैल्यू, जो इज्जत, जो मान सम्मान, जो वीरता से अपनी गाथाएं रची थी, उन सब पे कलंक किसके कारण लग रहा है? मेरे कारण, कि मैं वीरता में कम रह रहा हूं, मुझसे पहले बालू सिंह पहुंच जाएगा अंदर और आज हमारे पुरखों से जो अधिकार हैं वो छिन जाएंगे, हमारी वीरता पे क्या लग जाएगा? धब्बा लग जाएगा। चूंडावत जी ने कहा ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे मरना पड़े, ऐसा नहीं होने दूंगा। चूंडावत जी ने तुरंत एक डिसीजन लिया। चूंडावत जी ने अपना सिर काटा और काट के अंदर फेंक दिया
और आखिरकार किसके पास रहा अरावल का अधिकार? अपना सिर काट के फेंक दिया उसने अंदर की, ये लो पहुंच गया मैं पहले। तो मेवाड़ का जो इतिहास है, राजपूताने का इतिहास ही इतना रक्त रंजित है कि पग पग पर आपको खून की नदियां, पग पग पर वीरता की कहानियां। कर्नल टॉड ना, घोड़े वाले बाप, वो तो ये कहता है कि ये जो आप यूनान में लियोनिडास और इसको वीर मानते हो, और इसको लियोनिडास वहां का वीर हुआ है यूनान का, कि लियोनिडास जैसे वीर है ना मेवाड़ के घर घर में है। वो तो पूरे यूनान में एक है, मेवाड़ के तो घर घर में ऐसे वीर है। और जो आप कहते हो थर्मोपल्ली थर्मोपल्ली, कि मेवाड़ का तो हर मैदान ही थर्मोपल्ली है, यहाँ सैकड़ों थर्मोपल्ली है। ऐसे युद्ध तो यहाँ सैकड़ों हो गए। तो आपने कमी, आगे और भी अपन बहुत अच्छी अच्छी ऐसे ऐतिहासिक घटनाएं देखेंगे। इस किले को कहते हैं ऊटाला का किला। वैसे आपसे पूछेंगे नहीं, पर कभी पूछ लें वे शक्तावत और चुंडावतों में संघर्ष किस किले के अधिकार के लिए हुआ था, तो ऊटाला। इसको संघर्ष की जगह क्या कहना ठीक रहेगा? होड़। क्या हुई थी? होड़। और क्या कह सकते हैं? स्पर्धा। क्या हुई थी? स्पर्धा। तो कहते हैं कि ऊटाला का जो किला है ना, ऊटाला का किला आज ये घटना देख रहा था। ऊटाला का किला एक अजब घटना देख रहा था। ऊटाला का किला आज ये घटना देख रहा था, और एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। तो अपना शीश यानी सिर काटकर अंदर फेंक दिया, ऐसे चुंडावत थे। और वो शक्तावत जिसने इस अधिकार आगे लड़ने के लिए, लड़ाई किस लिए हो रही है? सोने के लिए, चांदी के लिए, है संपत्ति के लिए नहीं हो रही। किस लिए हो रही है? केवल हरावल के लिए लड़ाई हो रही। ये होती है आन बान शान राजपूताने की। ठीक है, तो ये मेवाड़ के बारे में हमने बात की थी। अच्छा, अब नेक्स्ट ये सभी आंसर बाकी के जो हैं वो नेक्स्ट सेशन में अपन करेंगे। आज तो टाइम कम है थोड़ा, आज इंट्रोडक्टरी सेशन है ये, है ना। कल फिर से शुरू करेंगे।